पाकिस्तान को अगर चाइना का J-16 मिल गया तो क्यों ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और क्या ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय हुआ पाकिस्तान का कमांड नेटवर्क अब टर्की की मदद से दोबारा खड़ा किया जा रहा है। और इस बीच भारत चाइना के J-20, J-35 और DF सीरीज की वेपन के 3D मॉडल क्यों एक्वायर कर रहा है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान के एक नई फाइटर जेट एक्विजिशन प्लान की तरफ से है, जहां पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना के शेन्यांग J-16 को इवेल्युएट करने की रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर पाकिस्तान J-16 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करता है तो ये सिर्फ एक और फाइटर एयरक्राफ्ट की एंट्री नहीं होने वाली है, बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक हेवी लॉन्ग रेंज और हाई पेलोड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जिससे भारत की सुखोई के खिलाफ काउंटर एक्शन प्लान करना उनके लिए और आसान बनने वाला है। J-16 बेसिकली हमारी Su-30 MKI या Su-30 फैमिली के ऊपर बेस करके बनाया गया एक ट्विन इंजन ट्विन सीट मल्टी रोल फाइटर है, जो मॉडर्न सेंसर, हैवी वेपन पेलोड कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है। इसका सिग्निफिकेंस भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन अभी खुद Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है और आने वाले कुछ सालों तक Su-30 हमारा बैकबोन बना रहने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। चाइना के पास J-16 की D वेरिएंट मौजूद है, जो कि एक स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है, जो रिकॉनेंस, जैमिंग और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अगर पाकिस्तान को J-16 के साथ चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिलता है और खास करके इसका D वेरिएंट मिल जाता है और इसके साथ J-16 की टैक्टिक्स और ट्रेनिंग का एक्सेस चाइना उनको प्रोवाइड कर पाता है, तो फ्यूचर में बीवीआर कॉम्बैट का नेचर और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। यहाँ भारत का सुपर सुखे अपग्रेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अब Su-30 MKI में आगे चल के नए AESA रडार, इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लॉन्ग रेंज वेपन वगैरह इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। प्लान्ड विरूपक्ष AESA रडार और अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर इस एयरक्राफ्ट को हेवीली जैम्ड एनवायरनमेंट में भी बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन भारत के लिए असली चैलेंज यहाँ पे J-16 नहीं होने वाला है, बल्कि असली चैलेंज इसका नेटवर्क होने वाला है। J-16 को JF-17 ब्लॉक 3, J-10C या फिर पाकिस्तान की AWACS एयरक्राफ्ट के साथ और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ भी कंबाइन करके ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे सिचुएशन काफ़ी रैंडम होने वाली, क्योंकि अगर पाकिस्तान J-16 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट इस्तेमाल करने लगा तो एक J-16 पाकिस्तान के कंप्लीट J-10 या JF-17 स्ट्राइक पैकेज को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कवरेज को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उनको सही तरीके से डिटेक्ट और ट्रैक नहीं कर पाएंगे और ऐसे सिचुएशन में उनका हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करना और आसान बन जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान का J-16 एक्विजिशन प्लान अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत के लिए ये एक सीरियस प्लानिंग सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि इस तरीके की एयरक्राफ्ट फिलहाल भारत के पास मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास पहले से ही Su-30 MKI एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसे सेम रोल के लिए भारत चाहे तो मॉडिफाई करके ऑपरेट कर सकता है और ऐसा होने पर हम पाकिस्तान और चाइना दोनों की J-10D स्ट्रेटेजी को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अगला अपडेट एक ऐसे डिफेंस प्रोग्राम की तरफ से है जो देखने में थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस स्टडीज के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रपोजल होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी HQIDS ने दुनिया भर के सभी जरूरी मिलिट्री प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम के 25 3D ट्रेनिंग मॉडल को खरीदने के लिए एक टेंडर को भी इशू किया है। इस प्रोक्योरमेंट के अंदर इंडियन सिस्टम के वजह प्राइमरीली फॉरेन मिलिट्री प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाले मॉडल्स को खरीदने का फैसला किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इस लिस्ट में चाइना के J-20, J-35 टाइप 55 क्लास के डिस्ट्रॉयर, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, DF-17 हाइपरसोनिक वेपन और DF-41 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी शामिल होने वाले हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयरक्राफ्ट की कैटेगरी। इसमें J-20 और J-35 के साथ JF-17, F-16, मिराज 3 और बैरक्टर TB2 के मॉडल को भी खरीदने की डिमांड की गई है। इसका उद्देश्य ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट खरीदना नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, कैपेबिलिटी कंपैरिजन और मिलिट्री ब्रीफिंग के लिए फिजिकल विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करना होने वाला, यानी मॉक
मॉक एक्सरसाइज के लिए या एक्सरसाइज प्लानिंग करने के लिए हम एक तरीके से इन 3D सिमुलेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमें रियलिस्टिक ट्रेनिंग और काउंटर मेजर को डिप्लॉय करने में मदद करने वाले हैं। नेवल कैटेगरी में चाइना की फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 55 डिस्ट्रॉयर तुगरील क्लास की फ्रिगेट, जबकि मिसाइल कैटेगरी में DF-17, DF-41, CM-400, CX-1 और फतेह-2 जैसे सिस्टम इन सिमुलेटर में शामिल होने की बात की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राउंड सिस्टम में टाइप 99A टैंक, VT-4 मेन बैटल टैंक और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं, जिनको अभी हमारी ट्राई सर्विस की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। कुल मिलाकर ये प्रोक्योरमेंट प्रपोजल सिर्फ एक डेकोरेटिव मॉडल का कलेक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि HQRDS की तरफ से इन मॉडल को प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग, वॉर गेमिंग, थ्रेट असेसमेंट और कैपेबिलिटी कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और जापान के बीच होने वाली एक नेवल कोऑपरेशन की तरफ से है। रिसेंटली जापान की तरफ से भारत को मोगामी क्लास फ्रिगेट ऑफर करने की बात सामने आई थी। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की इंटरेस्ट लिस्ट में सिर्फ मोगामी क्लास फ्रिगेट ही नहीं, बल्कि जापान के लार्जर माया क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी भारत की तरफ से क्लोजली स्टडी किया जा रहा है। माया क्लास की स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट लगभग 8,200 टन के आसपास है, जबकि फुली लोडेड कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली 10,250 टन तक जा सकता है। ये एजिस कॉम्बैट सिस्टम, एडवांस रडार, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड सेंसर आर्किटेक्चर से इक्विप्ड एक हाई एंड एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर होने वाला है। अब भारत इनको डायरेक्टली खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इसका लिंक भारत की प्रोजेक्ट 18 के साथ होने वाला है। ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम होने वाला है, जो कि विशाखापट्टनम क्लास के बाद भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं और इनका डिस्प्लेसमेंट पब्लिकली अराउंड 10,000 टन के आसपास होने की बात की गई है। इसलिए माया क्लास का डिजाइन फिलोसफी भारत के फ्यूचर लार्ज सरफेस डिस्ट्रॉयर फ्लीट के लिए काफी रिलेवेंट होने वाली है। मोगामी क्लास और माया क्लास में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होने वाली है। मोगामी क्लास एक हाईली ऑटोमेटेड मल्टी मिशन फ्रिगेट है, जो कि लगभग हर तरीके के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि माया का प्राइमरी फोकस एरिया एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के ऊपर होने वाली है। इसके साथ लार्जर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कैपेबिलिटी और एडवांस रडार आर्किटेक्चर इसको एक काफ़ी ताकतवर वेसल भी बना देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत डायरेक्टली माया क्लास की डिस्ट्रॉयर को खरीदने जा रहा है। ज़्यादा रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ये होने वाली है कि भारत अभी जापानीज शिप बिल्डिंग एक्सपर्टीज, ऑटोमेशन सिस्टम, प्रपल्सन सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम, लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन और कॉम्बैट सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे टेक्नोलॉजी को हमारे P-18 क्लास की डिस्ट्रॉयर में इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाला, और इसी वजह से भी भारत की तरफ से जापान की माया क्लास की डिस्ट्रॉयर में इंटरेस्ट को दिखाया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स और टर्की के बीच होने वाले एक बड़े डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है, लेकिन इस खबर के पीछे एक बहुत बड़ी सीख भी छुपा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की की तरफ से अभी पाकिस्तान को NGMMCC यानी नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर का रिप्लेसमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी को शायद याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से पाकिस्तान के एक सिमिलर सिस्टम को नूर खान बेस पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अभी शायद ये उसी का रिप्लेसमेंट होने वाला है। NGMMCC को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल नोड होने वाला है, और इसका काम सेंसर, कम्युनिकेशंस और कमांडर के बीच इंफॉर्मेशन फ्लो को मेंटेन करना होता है, ताकि फिक्स्ड कमांड सेंटर डैमेज होने के बावजूद भी एयर ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा जा सके। इस सिस्टम में सिक्योर कम्युनिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर्स और AI बेस्ड डिसीजन सपोर्ट कैपेबिलिटी भी रिपोर्टेडली अभी इंटीग्रेट किए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मोबाइल होने के बावजूद कमांड सेंटर खुद एक हाई वैल्यू टारगेट बन जाता है। अगर एडवर्सरी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के थ्रू उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाता है, तो प्रिसीजन स्ट्राइक की मदद से इस पूरे कमांड सेंटर को भी फिक्स सेंटर की तरह टेम्परेली डिसरप्ट किया जा सकता है। लेकिन ये फिक्स टारगेट के मुकाबले थोड़ा मुश्किल जरूर होने वाला है, और इसी वजह से मई 2025 का एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मॉडर्न एयर वॉर में सिर्फ फाइटर जेट या मिसाइल बैटरीज को डिस्ट्रॉय करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। एक्चुअली किल चेन को ही डिस्टर्ब करना सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिससे दुश्मन का पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही खराब हो जाता है, या वो सही तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, और तब एक ऐसा विंडो बन जाता है जहां पर हमारी दुश्मन के ऊपर कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। टर्की का यह रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करना पाकिस्तान की नष्ट हो गई क्षमता को दोबारा रीजनरेट करने में मदद करने वाला है, और अभी ये एक मोबाइल सिस्टम होने की वजह से इसको पहले की तरह टारगेट करना भारत के लिए अभी और मुश्किल बनने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के फ्यूचर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है, जो अगर अपने टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ता रहा तो भारत की कोस्टल सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को ये एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी C-295 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस प्रोग्राम अब डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से क्लियरेंस मिलने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इस प्रोग्राम के अंदर टोटल 15 C-295 बेस्ड एयरक्राफ्ट डेवलप किए जाने वाले हैं, जिसमें 9 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए MR कन्फिगरेशन में मॉडिफाई किया जाने वाला है, जबकि 6 एयरक्राफ्ट को इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट कन्फिगरेशन में मॉडिफाई किया जाएगा। इसमें से नेवी के MR वेरिएंट को हाई एंड मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए कन्फिगर किया जाने वाला है। इसमें AESA रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, इंफ्रारेड सिस्टम, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, स्नो बॉयज और मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए रिक्वायर्ड मिशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। इसके साथ इंडिजिनस NASM-SR जैसे एंटीशिप मिसाइल और लाइटवेट टॉर्पेडो जैसे सिस्टम को भी इसमें इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड के MMM एयरक्राफ्ट का मेन फोकस प्राइमरीली मैरीटाइम सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू और कोस्टल ऑपरेशन होने वाली है। C-295 एयरक्राफ्ट रफली 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज और लगभग 8 से 10 घंटे की एंडोरेंस को प्रोवाइड कर सकता है, जो कि हमारे डोनो 228 और P-8I पोसाइडन के बीच एक इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी गैप को फील करने वाले हैं। और क्योंकि C-295 एयरक्राफ्ट को पहले ही भारत में टाटा एडवांस सिस्टम की बड़ौदा वाली फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो इसकी फर्दर ऑर्डर एक्सपैंड करने से भारत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से फ़ायदा होने वाला है। इसके बारे में आपका जो भी ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।